कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ये चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक को आने वाले वीडियो में कवर करना है। उसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट कहाँ से हुआ, हम क्यों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो हम एक न्यू चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमारा आज का जो चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सर ये नंबर क्या होता है। तो इस नंबर के बारे में हम लोगों ने अलजेब्रा जब पढ़ा था उस समय जो हमारा अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा था और उस समय हम लोग ये सीखा था कि सर यूनिवर्स में जितने सारे भी नंबर है, यूनिवर्स में जितने भी नंबर है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग की बात करूं, जो फर्स्ट पार्ट है वो है रियल नंबर और जो सेकेंड पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो फर्स्ट पार्ट है वो है रियल नंबर और इसको हम आर से डिनोट करते थे और सेकेंड पार्ट जो था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। और उस समय हमने कहा था कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते थे। जिस तरह रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसके डिफिनेशन से पहले हम ये समझेंगे कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो चैप्टर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट कहाँ से आया, क्यों हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास रियल नंबर होने के बावजूद भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना पड़ गया। तो कैसे कैसे हमारे इस नंबर सिस्टम का डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे इस नंबर सिस्टम को खोजा गया, उसके स्टेप को हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो स्टेप है जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, उस पे आने से पहले मैं अगर बात करूं कि ये जो हमारा न्यू चैप्टर जो होने जा रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर में आने वाले वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो मैं बेसिकली आपको बताऊं ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हमने क्या किया है 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कि मतलब कि जेई एडवांस या जेई मेंस या किसी भी पार्टिकुलर बोर्ड के सिलेबस को हम देखते हुए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है इसके कंटेंट को हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वो 7 पार्ट देखें कि ताकि आपको आइडिया आए कि हम आने वाले वीडियो में इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ये जो कंटेंट होगा, ये कंटेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटेंट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा कंटेंट है। इन सारे कंटेंट्स को हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा कंटेंट दिया हुआ है यही कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस है। और ये सिलेबस को हम लोगों ने किस बेसिस पे लिखा, ये जो सिलेबस है हमारे किसी भी पार्टिकुलर बोर्ड के बेसिस पे ले लो या जेई मेन या जेई एडवांस के बेसिस पे ले लो, इन सारे एग्जाम के बेसिस पे हमने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो चैप्टर है इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं, सबसे फर्स्ट जो कंटेंट हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीखेंगे कि सर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट कहां से आया, इसके बारे में हम हिस्ट्री में जाकर के स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवर को देखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड जो कंटेंट होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड कंटेंट को डिस्कस करेंगे, वो सेकेंड जो कंटेंट है वो है डिफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पे हम ये आपको स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। इन सारी चीजों को मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंटेंट जो होगा वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हम देखेंगे कि सर जो हम
कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम अगर हमें किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, और जिस प्लेन पे हम बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, गॉसियन प्लेन कहते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद उसी तरह मैं अगर फोर्थ कंटेंट की बात करूं तो ये जो हमारा फोर्थ कंटेंट है ये क्या है, डी मोवियर थ्योरम। सेम उसी तरह हमारा जो फिफ्थ कंटेंट होने वाला है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे हम किसी भी यूनिटी मतलब किसी भी नंबर के क्यूब रूट को निकालना सीखेंगे कि कैसे हम इमेजिनरी नंबर के बेसिस पे हम क्यूब रूट को निकालते हैं। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ जो कंटेंट होने वाला है वो है ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री के साथ प्ले करेंगे, खेलेंगे कि कैसे कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री होता है, इसको ज्योमेट्री में हम कैसे कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों को मैं सिक्स्थ कंटेंट में डिस्कस करूंगा। और आज का जो हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अगर मैं लास्ट कंटेंट की बात करूं तो ये जो हमारा लास्ट कंटेंट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है द इनिथ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये 7 कंटेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को के 7 कंटेंट को हमें आने वाले वीडियो में कंप्लीट करना है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम आने वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये 7 कंटेंट जो है, इस 7 कंटेंट को हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर मैं आज के इस वीडियो की बात करूं तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो कंटेंट है इंट्रोडक्शन, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे इसका रिक्वायरमेंट आया और हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहला जो कंटेंट है इंट्रोडक्शन, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन, तो सर इंट्रोडक्शन जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट कंटेंट है ये है इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सीखेंगे कि सर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका रिक्वायरमेंट कहाँ से हुआ, कैसे इसका रिक्वायरमेंट आया और क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि सर हमारे पास रियल नंबर होने के बावजूद भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पढ़ना पड़ रहा है। इन सारे चीजों को मैं आज इस इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको पहले एक एज्यूम ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए एंड बी क्या है, दो नेचुरल नंबर है, जहां पे कह दिया ए ग्रेटर देन बी, ये हम लोगों ने एज्यूम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या देखते हैं कि सर अगर मान लो a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी होगा तो इट इज नॉट सॉल्वेबल, इट इज नॉट सॉल्वेबल फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कह दिया हमने कहा कि सर ये a एंड b क्या किया, मान लिया कि कोई दो नेचुरल नंबर है जहां पे एज्यूम किया कि a ग्रेटर देन b है। इतना तक समझ में आ रहा, a क्या है, ग्रेटर देन b है, और a और b क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं बात करूं ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग के जो नंबर होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के 1 2 3 ये जो काउंटिंग के नंबर है इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरी भाषा में हम कहें कि सर वो सारे इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होता है, वो सारे इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होता है, या दूसरी भाषा में और इसको हम नेचुरल नंबर को एक्सप्लेन करें तो वो सारे इंटीजर जिसमें नेगेटिव और जीरो पार्ट नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया कि सर a एंड b जो दो नेचुरल नंबर है जहां पे a ग्रेटर देन b है, और ये जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लिखा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो क्या है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। इस टाइप के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। मतलब कि ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इट इज नॉट सॉल्वेबल फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि सर x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा, x का ऐसा कोई नेचुरल वैल्यू नहीं आएगा जिसमें हम a के साथ ऐड करने पे वो b आ जाए। तो अगर मैं इसको एग्जांपल्स के सामने समझे तो हमने क्या किया, a को 3 मान लिया और b को हमने एज्यूम कर लिया 2 है, जो ये a ग्रेटर देन b कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कि क्या किया कि a एंड b नेचुरल नंबर है और a ग्रेटर देन b है। इतना तक समझ में आ रहा। तो अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन की, जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या है, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो सर
आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सर ये जो x का कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ, कोई x मतलब कि x की जगह कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ कि जिसको हम 3 के साथ ऐड करने पे 2 आ जाए। तो सर x का कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें 3 ऐड करने पे 2 आ जाए। तो ये क्या दिख रहा है कि अगर x जो है ये नेचुरल नंबर होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सॉल्वेबल नहीं होगा। तो सर इतना तक तो समझ में आ गया कि x अगर नेचुरल नंबर है तो ये सॉल्वेबल नहीं होगा। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये सॉल्वेबल कब होगा, कब इसका सॉल्यूशन निकलेगा? तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये जो x के जो डोमेन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, इसके इंटरवल को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। पहले हमने माना नेचुरल नंबर, अब हम इसको मान लेते हैं कि सर अगर ये जो x है ये इंटीजर हो जाए। तो हम लोगों ने इंटीजर क्यों माना, तो अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल से, तो इस एग्जांपल में अगर x की जगह -1 पुट कर दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर x की जगह -1 पुट करते हैं तो ये जो हमारे एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सॉल्वेबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x की जगह -1 पुट किया। तो ये -1 बेसिकली क्या है, ये एक इंटीजर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो हम लोगों ने ये x के जो डोमेन के जो डिफाइन किया था, x के डोमेन को हम लोगों ने इसके इंटरवल को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसके इंटरवल को हम कह दिए कि अगर x नेचुरल नंबर से ना होकर के x अगर इंटीजर हो जाता है तब जाकर के ये सॉल्वेबल हो जाएगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को हम क्या करते हैं, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर जो होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं। अगर हमने कहा कि सर इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर देन a प्लस x, ऐसे लिखो a प्लस x, देन a प्लस x इज इक्वल टू b, इट इज सॉल्वेबल। अब तक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, सॉल्वेबल है किसके लिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर। x अगर इंटीजर है तब जाकर के ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सॉल्वेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया कि सर x प्लस a इज इक्वल टू बी, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सॉल्वेबल कब होगा, जब x के वैल्यू इंटीजर होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है, उसमें फिर से हमें प्रॉब्लम आ गया कि सर आप जो ये कह रहे हो ये तो चलो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये सॉल्वेबल आ रहा है, बट हमें क्या हो रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए x बिलोंग्स टू इफ x बिलोंग्स टू, अब तक हम लोगों ने क्या किया, x बिलोंग्स टू इंटीजर, देन ax इज इक्वल टू b इज नॉट सॉल्वेबल, इज नॉट सॉल्वेबल। ये क्या हो गया कि सर अगर x का वैल्यू इंटीजर होता है तो फिर से हमें क्या प्रॉब्लम आ गया, ये जो ax प्लस b इस टाइप के जो एक्सप्रेशन दिया गया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि सर फिर से हम मान लिए कि a का वैल्यू हमारा 3 है और b का वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। तो सर 3 के साथ कोई एक ऐसा इंटीजर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो भाई साहब x का कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होगा, x का कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा जिसमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो ये जो एक्सप्रेशन है x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए भी सॉल्वेबल नहीं हो जाएगा। फिर हमें प्रॉब्लम आ गया, फिर हम क्या करते हैं, जो ये x के जो डोमेन को डिफाइन किया है इसके इंटरवल को एक्सटेंड करते हैं और हम यहाँ पे मानते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। इन सारे चीजों को हम रियल नंबर जब स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि सर ये जो रियल नंबर के जो क्लासिफिकेशन होता है, इसके जो पार्ट होते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसका जो इसको डिनोट जो करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हम करते हैं तो x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो अगर मैं बात करूं कि अगर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो जाता है कि जो x के जो डोमेन है इसके इंटरवल को हमने एक्सटेंड किया और कह दिया कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देन ax इज इक्वल टू b, इट इज सॉल्वेबल। अब क्या हुआ कि यहां तक समझ में आ गया कि हम स्टेप बाय स्टेप ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि
ऐसा क्या अलजेब्रिक, ऐसा कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया जिसके लिए हम x बिलोंग्स टू रियल नंबर होने के बावजूद भी हम क्या करते थे कि सॉल्व नहीं कर पाते थे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचेंगे, उस एक्सप्रेशन तक जाएंगे और वहां से हमें ये समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन का, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर सर x बिलोंग्स टू इंटीजर होता था तो ax प्लस b टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता था। तो फिर हम लोगों ने जो डोमेन है हमारा x का जो डोमेन है, इस डोमेन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया और कह दिया x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तब जाकर के ये ax प्लस b, ax इज इक्वल टू b, इट इज सॉल्वेबल। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में फिर से हमें प्रॉब्लम आ गया कि सर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इस टाइप के कुछ दिया हो तो इट इज नॉट सॉल्वेबल, इट इज नॉट सॉल्वेबल, नॉट सॉल्वेबल, नॉट सॉल्वेबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो फिर से प्रॉब्लम आ गया कि सर ये अगर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर मानते हैं तो ये जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट केस था इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर इस टाइप के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्वेबल हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम कब आएगा कि सर अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया हो, इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होगा। इतना तक समझ में आ रहा। फिर से हमें प्रॉब्लम आ गया तो इसको हम क्या किए, फिर से हम क्या किए, जो हमारा जो x का जो डोमेन का जो इंटरवल था इस इंटरवल को हम क्या किए, एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं कि इफ x belongs to rational number, if x belongs to rational number then x square is equal to 5, it is solvable, it is solvable। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि सर अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाता है तो हमें इस टाइप के एक्सप्रेशंस का भी सॉल्वेबल हो जाएगा, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो जाता है तो ax प्लस b टाइप के भी एक्सप्रेशंस को हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर x स्क्वायर x जो है हमारा अगर रियल नंबर होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इस टाइप के भी एक्सप्रेशंस को हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सर x अगर रियल नंबर हो जाते हैं तो ऊपर के जो तीनों जो एक्सप्रेशन था उस तीनों एक्सप्रेशंस को हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि अगर हम एक रेशनल नंबर मानते हैं तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे थे इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सॉल्यूशन निकल सकता है। बट प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम आता है फोर्थ पार्ट में। और प्रॉब्लम कहां पे आता है, प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि सर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 आ जाए, यानी एक्स किसी भी स्क्वायर का नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हो जाता था इट इज नॉट सॉल्वेबल, इट इज नॉट सॉल्वेबल फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कि सर अगर x का वैल्यू रियल भी होता है तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यहीं पे फेस करना पड़ा। और इसके लिए सबसे पहले जो यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सॉल्व करने का एक तरीका निकाला। और उन्होंने यूलर जो थे, यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया, आयोटा को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या किया, आयोटा को इंट्रोड्यूस किया और इसको कह दिया कि आई से डिनोट करते हैं आयोटा को। और उन्होंने कहा कि आई इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1। आई का वैल्यू उन्होंने कहा आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। मतलब कि जो यूलर साहब थे, यूलर जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने कहा कि आयोडा जो होता है, आयोडा को आई से डिनोट करते हैं और आई जो होता है आई इज इक्वल टू √-1। इन्होंने इतना कह दिया। उसके बाद हम इस आयोडा को यूज करके अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उन्होंने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से सॉल्व किया कि सर अगर हमें दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x क्या वैल्यू हो गया, √-5। और हम लोग ये जानते हैं कि सर अगर a इंटू बी हो, स्क्वायर रूट a इंटू बी हो, स्क्वायर रूट अगर a इंटू बी हो तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू स्क्वायर रूट b, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम इसका यूज करके x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 इंटू 5, यहाँ पे हो गया। तो अगर मैं बात करूं x का, तो x का वैल्यू क्या होगा, -√1 इंटू √5। और यहां से इस -1 को हम इन्होंने
डिफाइन किया था आयोडा से। इसका जो माइनस अंडर रूट -1 जो होता है उसको हम जानते हैं ये आयोडा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें आया x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आयोडा, ये आया। और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे लिखो कि ये जो हमारे जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी कह दो और या इसको कह दो और कह दो कॉम्प्लेक्स, ये ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी टाइप के नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत कब आया हमें। तो हम लोगों ने देखा कि सर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कुछ रहे, माइनस कुछ के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए जो सॉल्यूशन होता था उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेना पड़ा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 टाइप के क्वेश्चंस को, -5 टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत आ गया। और यहां से हमें, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं कि अगर हमें आ जाए कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव के लिए, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ गया। इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इतना तक समझ में आ गया कि हमें ये पता चला कि सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ तक ये पता चला कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना जरूरत हो गया। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं आज इस वीडियो की बात करूं तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सर ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेप बाय स्टेप ये सीखा कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 4 स्टेप में हम लोगों ने ये सीखा कि सर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 टाइप के कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां से हम ये सीखे कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत हमें कहां पड़ गया। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हम इससे आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशंस को स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो है डिफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन, जो एक्चुअल डिफिनेशन है उस एक्चुअल डिफिनेशन को हम लोग वहां पे सीखेंगे। और वहां पे इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।